नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया। देखो, अभी ना रेशनलाइजेशन हुआ सिलेबस का, उसमें ये वाला टॉपिक कट कर दिया गया है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करेंगे बिकॉज इन फ्यूचर नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती एंड नॉलेज लेने से कभी भी हम छोटे नहीं होते। सो हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया। फर्स्ट इज बायोटिक एंड अदर वन इज अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है कि अगर हम लिविंग थिंग से रिसोर्सेज को ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि फिशेज, फ्लोरा एंड फोना। अगर हम बात करें अबायोटिक का मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से अगर हम रिसोर्सेज को ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स या फिर मेटल्स की बात करें। ठीक है ना। अगर हम सेकंड टाइप पे बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एंड द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ऐसे रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। इसके बेसिस के ऊपर दो उस पे बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यूड हो जाते हैं बड़ी जल्दी ही, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, जैसे कि सोइल भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर हम बात करें, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज इनको एक बड़ा लंबा टाइम लगता है अपने आप को रीजनरेट करने में। तीसरे टाइप पे चलेंगे तो ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसका वो रिसोर्स है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो ये लैपटॉप जो है वो मेरा रिसोर्स है, अगर मैंने हेडफोन पहने हुए ये मेरा रिसोर्स है। इसी चीज़ को बोलेंगे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी का मतलब होता है जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि विलेज लेवल पर ग्रेजिंग ग्राउंड, पब्लिक पार्क्स, ये सब शेयर किए जाते हैं, इनको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। तीसरे पे आता है नेशनल रिसोर्सेज, जो कि टेरिटोरियल वाटर मतलब कि 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर के रिसोर्सेज होते हैं, उनको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। एंड बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो स्टार्ट होते हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें गवर्न करता है। इसके बाद आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात के अंदर सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत है लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया बिकॉज हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है। उसके बाद आता है डेवलप्ड। डेवलप्ड का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमें पता है, लेकिन उनका डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। एंड उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस कारण से उन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकें, उसको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। एंड इसके बाद आता है रिजर्व्स रिसोर्सेज। ये होते हैं सबसेट होते हैं स्टॉक रिसोर्सेज के, लेकिन अपने पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी होती है इसको रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर पाते इन रिसोर्सेज का, इसको बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जरूरी क्यों है भाई। देखो, रिसोर्सेज जो है ना वो वाइटल हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए जरूरी क्यों है, बिकॉज ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर हम यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, वहाँ पे रिसोर्सेज भर भर के इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ, उतना ज़्यादा ईज ऑफ लाइफ, उतना ज़्यादा ग्रोथ, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हमें चाहिए ही चाहिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है ना। ये सोसाइटी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, एंड मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के, और इनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाना चाहिए ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या इसका दुष्प्रभाव हो रहा है, तो ह्यूमन ने क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया इन रिसोर्सेज का। इसके कारण से बहुत सारे दुष्परिणाम हुए, प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम डिप्लीशन हुआ रिसोर्सेज का। इंडिविजुअल्स के अंदर ग्रीड हुई रिसोर्सेज को अपने अंदर कैप्चर करने की। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अडानी, अंबानी, जेफ बेजोस, इन सब के पास एक्यूमुलेट है रिसोर्स, ऐसे जो कि एक बर्थडे पार्टी पर कई कई लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास एक टाइम का रोटी नहीं है खाने के लिए, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास साफ कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, एक एक करोड़ रुपए के सूट पहन रहे हैं। मनीष मल्होत्रा। हमारी सोसाइटी के अंदर देखो, एक तरफ इतनी चकाचौंध है और दूसरी तरफ आपको मंदिर के सामने 100 भिखारी खड़े हुए नजर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा रिसोर्सेज का, हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तभी ही कर पाएंगे। दूसरी बात क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि एक्यूमुलेशन होने लगा रिसोर्सेज का,
फ्यू के हैंड्स में। और इसी कारण से क्या हुआ, दो सोसाइटी जनरेट हुई, हैव एंड हैव नोट्स की। एक जगह रिच, एक जगह पुअर। एक जना कार से जा रहा है और एक जना बाहर से उसको देख रहा है। एक जना कड़ी धूप में 40 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है, एक व्यक्ति एसी में बैठकर 18 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हैव एंड हैव नोट्स। इसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन हुआ रिसोर्सेज का, जिस कारण से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आया, ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और इसमें मरता कौन है, गरीब व्यक्ति मरता है इसमें। किसी जो अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इम्पैक्ट किसको होगा, जो रिक्शा पुलर है, जो कि ऐसी जॉब पर वर्क कर रहा है, जो कि डी ग्रेड की जॉब पर वर्क कर रहा है, उसको इम्पैक्ट होगा। उसको थोड़ी इम्पैक्ट होगा जो कि एसी में बैठकर काम हो रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ, कैंसर्स रेट इंक्रीज हुए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन हुआ। रिसोर्सिस का इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के लिए गांधी जी ने बोला भी था कि रिसोर्सिस जो है ना इस धरती के ऊपर नीड के लिए तो है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रिसोर्सिस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी तो ग्लोबल पीस होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से ग्लोबल पीस मेंटेन होता है। अब ध्यान से समझिए, अफगानिस्तान में वॉर किस लिए चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ पर भी वॉर्स होती हैं, इनफैक्ट अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, बिकॉज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं था फ्रेंच की सोसाइटी में। फ्रांस की सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, सारे टैक्सेस तो भरने पड़ रहे थे थर्ड एस्टेट को, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट तो मौज कर रही थी। सो विद्रोह कर दिया थर्ड एस्टेट ने। सो सोसाइटी के अंदर जब जब भी अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तब लड़ाइयाँ छिड़ेंगी, जब जब लड़ाइयाँ छिड़ेंगी तो ग्लोबल पीस कैसे होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। सो अगर रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन होता है फ्यू इंडिविजुअल के पास, तो सोसाइटी और जो फ्यूचर होता है इस प्लेनेट का वो डेंजर में आ जाएगा, जैसे कि आजकल की सोसाइटी में हो रहा है। एंड रिसोर्स प्लानिंग जरूरी किस लिए है, इसलिए भी है कि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कर पाएँ। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जरूरी किस लिए, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी नीड को तो पूरा करें, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब कि हम अपने लिए वाटर तो इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे इस्तेमाल करें कि फ्यूचर के लिए भी हम वाटर को प्रिवेंट करके जाएं, रिवर्स को स्वच्छ छोड़कर जाएं। जैसे हमको रिवर्स मिली थी, क्या वैसे ही रिवर्स हमने छोड़ी हैं। हम कूड़ा करकट सब डालते हैं रिवर्स के अंदर, हमारा सीवेज वेस्ट सब रिवर में जाता है, क्या हमें ऐसे ही रिवर्स मिली थी? आंसर इज़ नो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या हुआ कि हम ऐसी डेवलपमेंट करें जो कि हमारी नीड को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट रियो डी जनेरियो के अंदर एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई 1992 के अंदर, जहाँ पर 100 हेड्स मिले स्टेट के, वहाँ पे इसका कंसेप्ट आया। वहाँ पर एजेंडा 21 बना और एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी बना। कैसे बना, एक डिक्लेरेशन पर साइन किया गया, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और उन्होंने बोला कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है 21st सेंचुरी में, और बोला एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है कि एजेंडा 21 में हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमको इन्वायरमेंटल को डैमेज से प्रिवेंट करना है, हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, और हमें डिसीज़ को ख़त्म करना है थ्रू कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड एक और बात इसमें बोली गई कि हमको एक तो ग्लोबल एजेंडा 21 तो है ही, हर स्टेट को, हर नेशन को एक लोकल एजेंडा 21 भी बनाना है, ताकि वो जो लोकल्स प्रॉब्लम है उन सबको दूर कर सके। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल। देखते रहिए व्यर्थ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।